हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने गोधली का पद भाग का जो कविता है लौट कर आऊँगा फिर। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लौट कर आते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। और जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग यहाँ पर सेशन को कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो चलिए चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, लौट कर आऊँगा फिर के कवि का जो है ये परिचय हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए कवि परिचय हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लौट कर आऊँगा फिर पाठ जो है ना, उसके कवि जो है ना, क्या उनका नाम क्या है, जल्दी से बताइए, सब लोग मिलकर बताइएगा, है ना। मेरे साथ सब लोग बोलिएगा। कवि का नाम क्या था, तो जीवनानंद दास। क्या नाम है कवि का, तो जीवनानंद दास कवि का नाम है। इनका जन्म कब हुआ है बाबू मेरे, तो जन्म 17 फरवरी 1899 ईस्वी में हुआ है। और आपको तो पता ही है सर, ये बांग्लादेश के हैं, है ना। जब विभाजन नहीं हुआ था तब की बात है। तो 12 साल, है ना, 12 साल बांग्लादेश, ठीक है ना, ये बांग्लादेश के हैं। इनकी निधन की बात करें तो निधन जो है ना 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को इनका निधन जो है ना बाबू मेरे हो गया। और आगे की अगर हम लोग बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्ला साहित्य के विकास में जिन लोगों का योगदान है उनमें सबसे प्रमुख स्थानीय जो है ना वो जीवनानंद दास का, सबसे प्रमुख स्थान जो है ना वो किनका, यहाँ पर जीवनानंद दास जी का है। क्योंकि उन्हीं के जितने भी सर बांग्ला साहित्य जितने भी थे, है ना, उनका रूपांतरण कह दो या फिर आप कह सकते हो मेरे दोस्त उसका ट्रांसलेशन कह दो, है ना, ट्रांसलेट करने की बात कह दो, तो उसमें इनका भी एक महत्वपूर्ण जो है ना वो योगदान बाबू मेरे रहा है। उसके बाद से अगर आगे की बात करें हम, तो इन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना तथा उसे अपनी कविता में स्वर दिया था। किसने, तो जीवनानंद दास जी ने। अगर इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात करें तो झरा पालक, दोसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तारार तिमिर, जीवनानंद दाशेर कविता, रूपसी बांग्ला, बेला अबेला का कालबेला, मानविहंगम, आलोक पृथ्वी आदि आदि इनके जो है कुछ रचनाएं हैं। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां तथा 13 उपन्यास जो है वो प्रकाशित किए गए थे। इनके मरने के बाद, इनके मरने के बाद लगभग जो है ना 100 कहानियां तथा 13 उपन्यास जो है ना प्रकाशित हुआ था। इतना सारा जो है वो करके गए थे। उसके बाद से इन कविता के परिचय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस कविता में बोले तो लौट कर आऊंगा फिर में कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित, भाषा में परिवर्तन हुआ, ट्रांसलेशन की बात हो रही है, तो कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता जो है ना, कविता है कौन, लौट कर आऊंगा फिर। इनका कविता है, किसने भैया मेरे इसका ट्रांसलेशन किया है, भाषांतरित किसने किया है, तो प्रयाग शुक्ल ने किया है। इसमें कवि का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश का उत्कृष्ट जो है ना प्रेम अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ पर मातृभूमि के प्रति जो है ना जो भी इनका प्रेम है, जो भी इनका लगाव है, उसके बारे में इसमें व्यक्त किया गया है। कवि ने इस कविता में एक बार फिर जन्म लेने की जो है ना वो लालसा प्रकट करते हैं कि भैया मैंने हम एक बार फिर से जो है ना हम जन्म लें। ठीक है, तो एक बार लालसा प्रकट करते हैं और अपनी मातृभूमि के प्रति जो है ना वो अपनी श्रद्धा जो है ना वो प्रकट करने की कोशिश किया है इस कविता के माध्यम से, यानी लौट कर आऊंगा फिर। बहुत ही अच्छा कविता है, बहुत ही प्यारा कविता है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। कविता बहुत ही शानदार है और जानदार भी है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से। तो लौट कर आऊंगा फिर कविता क्या है मेरे दोस्त, खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर, एक दिन बंगला में नहीं शायद, होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नहीं। धान की जो नई फसल, धान फूटेगा नहीं, धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। ध्यान से सुनना और फिर से सुनना, यहां से हम पढ़ते हैं तो लय हो सकता है मिल जाए। सुनो जरा ध्यान से। खेत हैं जहां धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर, एक दिन बंगाल में नहीं शायद, होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ उस भोर का, फूटेगा नहीं धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक
भरता पेंग आऊंगा एक दिन। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। प्यार से सुनिएगा, भाव क्या है कवि का? तो कवि जीवनानंद दास का जन्म जो है ना बंगाल में हुआ था, यह हम सब जानते हैं। और वो कहते हैं कि वहां के खेत, वहां की नदियां, वहां की प्रकृति उनके मन प्राणों में जो है ना वो बस गई है। इतने स्नेह वो करने लगे हैं वहां की प्रकृति से, इतना लगाव जो है ना उनको हो गया वहां की प्रकृति से कि क्या कहा जाए। तो उनके मन प्राणों में बस गई है, और इतनी बसी कि वो इस जन्म की बात तो छोड़ो, अगले जन्म में भी लौटकर आने की बात करते हैं। और वो अगला जन्म भी लेना चाहते हैं, और अगला जन्म भी वो बंगाल में लेना चाहते हैं कि भैया मेरे हम वापस से बंगाल लौटकर आए। वो अपनी बात बता रहे हैं मन की। वे अपनी मातृभूमि से इतने अभिभूत है, इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है उनको अपनी मातृभूमि से कि मनुष्य के रूप में नहीं, अबाबिल पक्षी होता है सर, है ना, मनुष्य के रूप में तो छोड़ दो यार, कोई पक्षी के रूप में भी, यहां तक कि उन्होंने कहा सर कौवा के रूप में भी, या फिर भैया मेरे किसी अन्य पशुओं के रूप में भी हम यहां पर लौट कर आना चाहते हैं। लेकिन हम आना चाहते हैं, चलो मनुष्य के रूप में भूल जाओ, मनुष्य के रूप में नहीं हो जन्म मेरा, कौवे के रूप में हो जा, किसी चिड़िया के रूप में हो जा, किसी अन्य पक्षी के रूप में हो जा, कुछ भी रूप धारण करके जो है ना हम वापस से अपने कहा इस धरती पे आना चाहते हैं। अब बंगाल की धन खेती और नदी के किनारे उड़ते जो है ना वो हम रहना चाहते हैं, विचरण करते रहना चाहते हैं। इतना लगाव हो गया किनको? कवि को अपने मातृभूमि से। ऐसे होना चाहिए, सबको होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की। सोचो, मन की बात सोचो, इनके मन की बात सोचो, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य ना होकर यदि मैं हंस बना तो किसी किशोरी का प्रेमी बनूंगा। अगर ठीक है कि मनुष्य अगर मैं नहीं बना, अगर हंस बन गया तो मैं किसी ना किसी किशोरी का प्रेमी बनूंगा। अरे कोई बात नहीं, कोई किशोरी हंस के रूप में तो प्यार करेगी, कोई किशोरी हंस के रूप में तो प्यार करेगी, वही प्यारा हंस बनकर भी मुझे खुशी होगी। और किशोरी की आंखों के सामने ही हरी घास से घिरी नदी के जल में अपने लाल लाल घुंघरू जैसे पैरों से दिन रात तैरते रहूंगा। चाहे कितना भी भैया जो है ना वो गंदा जल होगा, कुछ भी होगा, है ना, उसमें भैया हमारे जो है ना हम तैरते रहेंगे, हम उसमें घूमते रहेंगे, विचरण करते रहेंगे उस किशोरी के आंखों में देखकर। क्या बात है सर, है इतना प्रेम होना चाहिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। कह रहे कि आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इस हरे सजल किनारे पर मैं आऊंगा लौट कर जरूर। क्या कहते हैं कि बंगाल की मचलती नदियां, बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियां धोती है, बुलाएंगे और मैं आऊंगा, उन्हीं सजल नदियों के तट पर मैं आऊंगा जरूर। यह है लगाव उनका, किसके साथ? मातृभूमि के साथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ऐसा लगा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए मेरे दोस्त, है कि नहीं है? कि आने की इच्छा है उनको, वापस आने की इच्छा इस मातृभूमि पे, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो कुछ भी बनने के लिए तैयार है, बस उन्हें अपने मातृभूमि के पास आना है वापस लौट के, है ना, विचरण करना है ना, उन बहती नदियों को देखना, उन बहती नदियों के तट पे जो है ना विचरण करना है, उन धान के खेतों के जो है ना तरफ जो है उन्हें ये उड़ते रहना है, विचरण करते रहना है। ये तमाम तरह की भावनाएं उनके अंदर है, तमाम तरह की जो है ना वो ख्वाहिशें उनके अंदर है जो दबी हुई है, वो प्रकट करना चाहते हैं कि इस जन्म में तो हमने जी लिया, अब अगले जन्म में भी हम वापस आकर उस चीज को, हम उस खुशी को जीना चाहते हैं। सोचिए आगे क्या कहते हैं कभी, कहते हैं शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। देखो उल्लू भी बनने को तैयार है। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घसीली जमीन पर फेंकेगी मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। देखो ये खुद को उस हद तक लेकर जा रहे हैं
करे हो सकता है शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो, या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। हो सकता है तुम किसी बालक को घास वाली जमीन पर मुट्ठी भर भर के उबले चावल को फेंकते हुए देखो। हो सकता है उसमें हम ही हो सकता है उसमें हम ही हो। हम किसी ना किसी रूप में वापस लौट कर आएंगे, चाहे वो उल्लू बनकर आए या फिर हम कोई नन्हा सा बालक बन के आ जाए। कुछ भी बन के आए आप हमें पाओगे, लेकिन मैं लौट कर आऊंगा। फिर क्या होता है देखो जरा ध्यान से। फिर कहते हैं देखोगे रूप सा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरों में होऊंगा मैं उसी बीच में। देखना तुम देखना मैं आऊंगा लौट कर एक बार फिर। देखना तुम मैं लौट कर आऊंगा फिर। कवि का भाव ये है कि वो कवि कहते हैं ये कि या तो फिर तुम ऐसे देखना कि या तो फिर रूपसा नदी में मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे फटे पाल वाले नाव को तेजी से ले जाते देखो। हो सकता है वो हम ही है। क्या बात है सर, है ना। फिर रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस के पक्षी को देखो, अंधेरे में मैं उनके बीच ही होऊंगा। तुम देखना मैं आऊंगा जरूर, तुम देखना मैं आऊंगा जरूर। ऐसा लगा होना चाहिए। क्या बात है सर, ठीक है ना। तुम देखना मैं आऊंगा जरूर। कितना सुंदर सा कविता है भाई, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग जो ना नजर डालते हैं। तो भैया ऑब्जेक्टिव आइए देखते हैं, लौट कर आऊंगा फिर के ऑब्जेक्टिव में आप लोग फटाफट बताना, ठीक है। चलिए तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू है और सभी बच्चों ने तैयारी कर ली है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग जरा अच्छे तरीके से यहाँ पर देखोगे। ओके तो चलिए बच्चों कार्यक्रम को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां लौटने की बात करता है? बिहार में, असम में, उड़ीसा में या फिर बंगाल में? चलिए आंसर बताइए सबको मिलकर। लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां लौटने की बात करता है? बिहार में, असम में, उड़ीसा में या फिर बंगाल में? तो आप सब जानते हो कहां, बंगाल में बाबू मेरे वो लौटने की जिद करता है। आगे बढ़ते हैं, कवि अगले जन्म में कहां लौटकर आने की बात करता है? बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में या फिर नेपाल में? तो फिर अगले जन्म में भी वो कहां आना चाहता है? तो बंगाल में बाबू मेरे आना चाहता है। आगे देखते हैं, गंध जहां होगी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? भैया मेरे कविता पढ़ा हमने लौट कर आऊंगा फिर, तो भैया मेरे पूछना क्या है इसमें? जीवनानंद दास जी की कविता की पंक्ति है ये, है कि नहीं? हालांकि यहां पर मैंने आपसे पूछ दिया, ये अगर कविता में आएगा तब कैसे कहोगे? तब आपको याद करना पड़ेगा ना जी। मान लो कि कविता में जब पूछ देगा ये, तब तो आपको याद करना पड़ेगा, जरूरी बात है। आगे बढ़ते हैं, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? बहुत बढ़िया सर, ये लौट कर आऊंगा फिर जो ना ये कविता ये किस कवि द्वारा जो ना भाषांतरित की गई है? जीवनानंद दास के द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, प्रयाग शुक्ल या फिर कुंवर नारायण के द्वारा? किसके द्वारा बताइए? यस बाबू, तो मैंने आपको बताया था प्रयाग शुक्ल के द्वारा बाबू मैंने क्या ये किया गया है? किसके द्वारा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा जो है ना ये भाषांतरित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कहानी की संज्ञा दी गई है? मानव विहंगम या फिर वनलता सेन या फिर रूपसी बंगला या फिर क्या बोलते हैं सर, झरा पालक? जल्दी से बताइए फटाफट सबको मिलकर। रविन्द्रनाथ के समय की बात है सर, है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। यस, इसका आंसर बताइए सबको मिलकर सर। यस, वनलता सेन। क्या भैया मेरे? वनलता सेन, ऑप्शन नंबर ए, ये बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि ने एक बार फिर कहां आने की ललसा व्यक्त की है? अपने मातृभूमि कहां? बंगाल में आने की ललसा जो है व्यक्त की। अगला क्वेश्चन, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? बगुले, चिड़िया, सारस, उल्लू? तो भैया मेरे लौट रहे होंगे कौन? सारस जो है ना वो रंगीन बादलों के बीच जो है ना सारस लौट रहे होंगे, तो आप देखना हम उसी बीच में होंगे। लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूप सा क्या है? शहर है, गांव है, नहर है, नदी है? क्या है भैया मेरे? नदी है। कौन है बाबू मेरे? नदी है। तो याद रखना रूपसा नदी है, ठीक है ना। तो उस नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को ले जाते देखना फटे पाल वाले नाव को तेजी से, तो वहां पे महसूस करना और सोचना आऊंगा जरूर। हाँ
वही वाला बात है। यहाँ पर जीवनानंद दास के किस भाषा के रचनाकार है भाई? गुजराती, हिंदी, बांग्ला। तो बांग्ला के है बाबू मेरे, किस भाषा के रचनाकार है ये बांग्ला के रचनाकार है। किसके रचनाकार है बाबू मेरे? ये बांग्ला के रचनाकार है। आगे बढ़े। जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो लगभग 100 कहानियां प्रकाशित हुई और 13 उपन्यास। याद रखना, लगभग 100 कहानियां प्रकाशित हुई और लगभग जो है 13 उपन्यास जो है बाबू मेरे प्रकाशित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। कभी किसके बीच अंधेरों में होने की बात करता है? धान, गेहूं, चना, सारस। भैया मेरे किसके बीच जो है ना वो अंधेरों में रहने की बात, सारस के बीच जो है ना वो अंधेरों में रहने की बात करता है ना। वहां पर आप महसूस कर सकते हो, शाम के वक्त की बात है ना, तो शाम के वक्त सारस ही तो लौट के जाता है। चलिए, लड़के की नाव कैसी है? बड़ी है, छोटी है, पुरानी है? भैया मेरे पुरानी है ना। उस पुरानी फटेहाल से हालत में जो नाव है, उस नाव से वो लड़का जा रहा है। चलो, कभी किसे पालने की बात करता है? सोने के, चंदन के, कुहरे के, रेशम के। तो कुहरे के पालने की बात करता है। कभी जो है ना किसके पालने की बात करता है? तो कुहरे के पालने की बात बाबू मेरे कवि करता है। चीजें क्लियर ना? यस। आगे बढ़ते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा हो रही है? तो धान के फसल की चर्चा हो रही है। किसकी भाई? धान के फसल की चर्चा बाबू मेरे हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके ना बाबू? क्या बात है। आगे बढ़े। आगे देखिए, कभी क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? बतख, हंस, मछली, सांप। तो भैया मछली बतख तो नहीं बनेंगे, हंस बनेंगे। क्या बनेंगे? हंस बनकर तैरते रहने की कामना जो है ना ये करते हैं। ठीक है। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि? भैया मेरे बांग्ला के। अभी तो मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? तोता, बगुला, चिड़िया या फिर उल्लू? तो भैया मेरे उल्लू के जो है ना यहाँ पर उड़ने की कल्पना जो है ना वो की गई है। ओके, किसकी? उल्लू के उड़ने की कल्पना जो है ना वो की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यान से, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? कटहल, कपास, बरगद, आम। तो यहाँ पर कपास की बात हो रही है ना। कपास का पेड़ हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी, अच्छा सॉरी, कटहल है ना सर, कटहल की बात है। कटहल ओके ना, कटहल की बात है। ओके ना, चलो कटहल है। आगे बढ़े। एक बार मिला लेना। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में भी हमारे कमेंट कर देना। ओके ना, कमेंट बॉक्स में भी हमारे कमेंट कर देना अगर इसमें कोई डाउट होगा तो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जीवनानंद दास का जन्म बाबू मेरे कब हुआ था? जल्दी से बताइए। तो 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ओके ना, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। जीवनानंद दास की रचना झरा पालक, बीजाक्षर, छोड़ा हुआ रास्ता या फिर नदी के द्वीप। तो भैया मेरे झरा पालक है ना, ये इनकी रचना है। झरा पालक इनकी रचना है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो किसने किया? प्रयाग शुक्ल ने किया है। बहुत बढ़िया। आगे इनमें कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? झरा पालक है, दूसर ये है, ये भूमिजा नहीं है ना। ये वाला भैया मेरे उनका नहीं है। वनलता सेन, दूसर पांडुलिपि, झरा पालक है, लेकिन अपना भूमिजा बाबू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? कौवा भी बने थे वो, मोर नहीं बने थे, उल्लू बने थे, सारस बने थे। सुनिए, कौवा, हंस, उल्लू, सारस, ये वाला भैया हमारे बनने की जो है ना वो लालसा रखते हैं। कौवा बनेंगे, हंस बनेंगे, उल्लू बनेंगे, सारस बनेंगे। ठीक है ना। तो अगले जन्म में ये बनने की जो है ना उन्हें बहुत इच्छा है। ओके ना, आगे बढ़े। जीवनानंद दास का काव्य संकलन है महापृथ्वी, झरा पालक, महाविहंगम, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी भी हमारे हैं। ओके ना, इनमें से सभी है। चीजें क्लियर ना? चलिए, झरा पालक, दूसर, वनलता, महापृथ्वी, ठीक है, सभी है। आगे बढ़ता। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहां बोलता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार, कपास के पेड़ पर। अरे भैया मेरे कपास के पेड़ पर याद रखना। ओके ना, यहां पर मैंने जो कहा था ना, चलो वो कंफर्म हो गया। कपास का पेड़ ही याद रखना। ओके सर, कपास का पेड़ याद रखना। ओके, इसको कंफर्म कर लो। आगे बढ़े। चलिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता राष्ट्रीय चेतना की है, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय अवाम, राष्ट्रीय सत्ता की है। राष्ट्रीय चेतना की है कविता। ये कैसी कविता है? ये राष्ट्रीय चेतना की कविता है। राष्ट्र के प्रति जो है भावना की कविता, राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो है ना वो कविता है। जीवनानंद दास जो है ना वो क्या है? कथाकार, नाट्यकार, उपन्यासकार या फिर साहित्यकार? भैया मैं जीवनानंद दास भैया मेरे क्या है? जल्दी से बताइए सबको मिलकर सर, है ना। यस, तो साहित्यकार है ना। क्या है मेरे दोस्त? ये साहित्यकार है, आप कह सकते हो। ये सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? तो जीवनानंद दास की है ना। ये आसान है, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं।
आगे देखिए जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता कौन है? वनलता सेन, है ना। कौन है भी हमारे? वनलता सेन जो है ना, ये श्रेष्ठ कविता है। जीवनानंद दास जो ना थे, क्या थे मेरे दोस्त? ये स्वच्छंदवादी, यथार्थवादी, समाजवादी, या फिर भैया मेरे इसमें क्या थे? जल्दी से बताइएगा सबको मिलकर। ओके बाबू मेरे, जल्दी से बताइए। ओके, ये यस, तो इन्होंने भैया मेरे ये थे यथार्थवादी। कौन थे बाबू मेरे? ये थे यथार्थवादी। ओके ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? खेत और खलिहानों के, मजदूर और किसानों के, नदियों और मैदानों के, पिता और पुत्र। खेत खलिहानों के जो ना यहाँ पर बुलाने पर आने की इच्छा जो है वो प्रकट करता है। जीवनानंद दास का निधन बाबू मेरे कब हुआ? जल्दी से बताइए। तो इनका निधन जो है ना 1954 ईस्वी में हुआ था। ओके ना, इनका निधन जो है ना वो 1954 ईस्वी में बाबू मेरे हो गया था। ओके ना, क्लियर? यस गुरु जी क्लियर। आगे बढ़े। देखिए, किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी अनुवाद किया है? तो प्रयाग शुक्ल ने किया है। बात खत्म करो। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रयाग शुक्ल ने किया। बात खत्म करो। बार बार क्वेश्चन यही आता है। वनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? जल्दी से बताइए इन्हें फटाफट सबको मिलकर सर। ओके ना, तो 1952 ईस्वी में। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। और यहीं पे भैया मेरे आपका जो है ना वो समाप्त हो जाता है। ओके, आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। अब एक चैप्टर बच गया है, वो चैप्टर जो है ना आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जहां तक क्रैश कोर्स की बात है मेरे दोस्त, तो देखते हैं इंटरनेट अगर आ गया तो हम आ जाएंगे, अगर इंटरनेट नहीं आ पाया तो हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि डाउट क्लास है तो डाउट क्लास को लाइव ही करेंगे तो बेहतर होगा। और आगे हम क्लास को बढ़ा भी नहीं सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो पीछे वाला जो है ना वो छूट जाएगा। तो इसीलिए अगर इंटरनेट आ जाता है तो हम आपके सामने रहेंगे, इंटरनेट अगर नहीं आता तो भैया हम आपके सामने नहीं आ पाएंगे। ओके ना, तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।